Lotus Academy of Diet and Fitness. Chapter 7 Mineral Metabolism. खनिज चयापचय। खनिज चयापचय में शरीर में खनिजों को संभालना शामिल है, जिसमें अवशोषण, परिवहन, भंडारण और उपयोग शामिल है। पीएच संतुलन, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, तंत्रिका कार्य, मांसपेशियों की गति और हड्डियों की मजबूती जैसे कार्यों के लिए खनिज महत्वपूर्ण है। यहाँ खनिज चयापचय के प्रमुख पहलू हैं। अवशोषण। खनिज भोजन से आते हैं और आंत के विभिन्न भागों में अवशोषित होते हैं। खनिज रूप, आहार, पोषक तत्वों की परस्पर क्रिया और शरीर की जरूरतें जैसे कारक अवशोषण को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम पेट में अवशोषित होता है, जबकि आयरन मुख्य रूप से छोटी आंत में अवशोषित होता है। परिवहन। अवशोषण के बाद खनिज रक्त प्रवाह में ऊतकों और अंगों तक पहुंचते हैं। कुछ स्वतंत्र रूप से चलते हैं, जबकि अन्य को वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आयरन ट्रांसफरेंस से बंधता है, एक प्रोटीन जो इसे शरीर में कोशिकाओं तक ले जाता है। भंडारण। खनिज शरीर के विभिन्न भागों में संग्रहित होते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम हड्डियों और दांतों में जमा होता है, जबकि आयरन यकृत और अस्थि मज्जा में जमा होता है। आवश्यकता पड़ने पर ये संग्रहित खनिज शरीर द्वारा जारी किए जाते हैं। उपयोग। खनिज शरीर में विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। एंजाइम घटकों, चयापचय प्रतिक्रिया सहायकों और ऊतक संरचनाओं के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम 300 से अधिक एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं में सहायता करता है और जिंक प्रतिरक्षा कार्य और घाव भरने में सहायता करता है। विनियमन। पैराथायरॉइड हार्मोन पीटीएच और कैल्सिटोनिन जैसे हार्मोन कैल्शियम के स्तर को बनाए रखते हैं, और एल्डोस्टेरोन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को नियंत्रित करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शरीर खनिज संतुलन बनाए रखता है और कमियों या विषाक्तता से बचता है। उत्सर्जन। अतिरिक्त खनिज या खनिज जिनकी अब शरीर को आवश्यकता नहीं है, विभिन्न मार्गों से उत्सर्जित होते हैं। कुछ खनिज मूत्र में उत्सर्जित होते हैं, जबकि अन्य मल या पसीने के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। अंतःक्रिया। खनिज एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं, जिससे उनके अवशोषण, उपयोग या उत्सर्जन पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए विटामिन डी कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है, जबकि जिंक का अधिक सेवन तांबे के अवशोषण में हस्तक्षेप कर सकता है। खनिज चयापचय में उत्सर्जन प्रक्रिया। खनिज चयापचय में उत्सर्जन महत्वपूर्ण है। अधिशेष या अप्रयुक्त खनिजों को नष्ट करना। यह मुख्य रूप से मूत्र, मल, पसीने और कुछ हद तक अन्य मार्गों से होता है। खनिज चयापचय में उत्सर्जन के संबंध में यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। किडनी उत्सर्जन। किडनी खनिज उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रक्त को फिल्टर करती है और मूत्र के माध्यम से अतिरिक्त खनिजों को बाहर निकालती है। उत्सर्जित खनिजों की मात्रा आहार, खनिज स्तर और हार्मोनल संकेतों जैसे कारकों पर निर्भर करती है। गुर्दे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खनिज पुनर्अवशोषण या उत्सर्जन को नियंत्रित कर सकते हैं। मल उत्सर्जन। कुछ खनिज जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम कुछ सूक्ष्म खनिजों के साथ मल में उत्सर्जित होते हैं, खासकर जब आंतों में खराब अवशोषित होते हैं। मल उत्सर्जन तब होता है जब पाचन के दौरान खनिज अवशोषित नहीं होते हैं या जब शरीर में खनिजों की अधिकता हो जाती है। पसीना उत्सर्जन। पसीना थोड़ी मात्रा में सोडियम, पोटेशियम और ट्रेस खनिजों जैसे खनिजों को ले जाता है, जो उन्हें शरीर से निकालने के लिए एक छोटा मार्ग प्रदान करता है। पसीने में उत्सर्जित खनिजों की मात्रा व्यायाम, पर्यावरणीय परिस्थितियों और व्यक्तिगत पसीने की दर जैसे कारकों के आधार पर उतार चढ़ाव होती है। अन्य उत्सर्जन मार्ग। मूत्र, मल और पसीने के अलावा खनिज पदार्थ आंसू, लार या श्वसन स्राव जैसे अन्य मार्गों के माध्यम से मामूली मात्रा में उत्सर्जित हो सकते हैं। हालांकि इन मार्गों से उत्सर्जित मात्रा आमतौर पर मूत्र और मल उत्सर्जन की तुलना में न्यूनतम होती है। उत्सर्जन का विनियमन। खनिज उत्सर्जन खनिज स्थिति, आहार, हार्मोन और गुर्दे के कार्य जैसे कारकों से प्रभावित होता है। एल्डोस्टेरोन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच जैसे हार्मोन गुर्दे द्वारा खनिजों को पुनः अवशोषित करने या बाहर निकालने के तरीके को प्रभावित करके खनिज उत्सर्जन को विनियमित करने में मदद करते हैं। आनुवंशिक कारक। आनुवंशिक कारक
किडनी ट्रांसपोर्टरों या रिसेप्टर्स को प्रभावित करके खनिज उत्सर्जन को प्रभावित कर सकते हैं। ये विविधताएं गुर्दे के खनिजों को संभालने के तरीके को बदल सकती हैं, जो संभावित रूप से उनके उत्सर्जन या पुनर्अवशोषण को प्रभावित कर सकती हैं। खनिज चयापचय में अंतरक्रिया। खनिज एक दूसरे के साथ और अन्य पोषक तत्वों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे यह प्रभावित होता है कि वे शरीर में कैसे अवशोषित, उपयोग, परिवहन या उत्सर्जित होते हैं। ये अंतःक्रियाएं खनिज संतुलन बनाए रखने और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। खनिज चयापचय में परस्पर क्रिया के संबंध में यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। अवशोषण के लिए प्रतिस्पर्धा। कुछ खनिजों का अत्यधिक सेवन दूसरों के अवशोषण में हस्तक्षेप कर सकता है, जिससे ग्रहण कम हो जाता है। उदाहरण के लिए अधिक जिंक का सेवन तांबे के अवशोषण में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जबकि अतिरिक्त कैल्शियम आयरन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न कर सकता है। अवशोषण को बढ़ाना। कुछ खनिज या पोषक तत्व दूसरों के अवशोषण को सुविधाजनक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन सी पौधे आधारित खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले गैर हीम आयरन के अवशोषण को बढ़ावा दे सकता है। आयरन से भरपूर पौधों के खाद्य पदार्थों के साथ विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन आयरन के अवशोषण को बढ़ा सकता है। सहक्रियात्मक संबंध। कुछ खनिज अपने कार्यों में एक दूसरे के पूरक होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों की मजबूती में योगदान देकर हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में सहयोग करते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम और विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य को समर्थन देने के लिए कैल्शियम के साथ तालमेल बिठाते हैं। विरोधी संबंध। इसके विपरीत कुछ खनिजों में विरोधी संबंध हो सकते हैं, जहां एक खनिज की उपस्थिति दूसरे के उपयोग या कार्य में हस्तक्षेप करती है। उदाहरण के लिए अत्यधिक जिंक का सेवन तांबे के अवशोषण और उपयोग को बाधित कर सकता है, जिससे तांबे की कमी हो सकती है। विटामिन खनिज परस्पर क्रिया। विटामिन खनिज चयापचय में भूमिका निभाते हैं, उनके अवशोषण और उपयोग को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है। इसके विपरीत कुछ विटामिनों की कमी से खनिज अवशोषण में बाधा आ सकती है। उदाहरण के लिए विटामिन सी का निम्न स्तर आयरन के अवशोषण को कम कर सकता है। पीएच और घुलनशीलता प्रभाव। पीएच और घुलनशीलता खनिज परस्पर क्रिया और उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। अम्लीय परिस्थितियों में पौधों के स्रोतों से आयरन का अवशोषण बढ़ जाता है, जबकि कैल्शियम का अवशोषण गैस्ट्रिक एसिड स्राव पर निर्भर करता है। ये कारक प्रभावित करते हैं कि शरीर द्वारा खनिजों को कितनी प्रभावी ढंग से अवशोषित और उपयोग किया जाता है। आनुवंशिक कारक। आनुवंशिक विविधताएं खनिज चयापचय को प्रभावित करती हैं, अवशोषण, परिवहन और उपयोग को प्रभावित करती हैं। ये अंतर खनिज आवश्यकताओं और खनिज संबंधी विकारों के प्रति संवेदनशीलता को बदल देते हैं। अस्थि स्वास्थ्य, ऊर्जा उत्पादन, एंजाइमेटिक कार्यों में खनिजों का महत्व। खनिज मानव स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें हड्डियों का स्वास्थ्य, ऊर्जा उत्पादन और एंजाइमेटिक कार्य शामिल है। यहाँ इन विशिष्ट क्षेत्रों में खनिजों के महत्व पर करीब से नजर डाली गई है। हड्डी का स्वास्थ्य। कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं और भंडार के रूप में कार्य करते हैं। शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यकता पड़ने पर हड्डियां इन खनिजों को छोड़ती है, जिससे समग्र शारीरिक संतुलन सुनिश्चित होता है। कैल्शियम हड्डियों में प्राथमिक खनिज कंकाल की ताकत और स्थायित्व सुनिश्चित करता है। हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने, फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करने के लिए कैल्शियम का पर्याप्त स्तर बनाए रखना आवश्यक है। फास्फोरस। कैल्शियम के साथ फास्फोरस हड्डियों में खनिज मैट्रिक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है, जो उन्हें घना और मजबूत बनाता है। मैग्नीशियम। यह खनिज विटामिन डी को उसके सक्रिय रूप में परिवर्तित करने में शामिल है, जो कैल्शियम अवशोषण के लिए आवश्यक है। यह हड्डियों के चयापचय में भी भूमिका निभाता है और शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। ऊर्जा उत्पादन। खनिज ऊर्जा उत्पादन मार्गों को संचालित करने वाले एंजाइमों के लिए खनिज आवश्यक है। एंजाइम प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जो पोषक तत्वों को शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मैग्नीशियम एंजाइम फंक्शन के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्पादन को चलाने वाले लोगों के लिए। एटीपी कोशिकाओं में प्राथमिक ऊर्जा मुद्रा के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न सेलुलर प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। जिंक
यह खनिज ऊर्जा चयापचय में शामिल कई एंजाइमों के लिए एक आवश्यक सहकारक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा के टूटने में सहायता करने वाले एंजाइम भी शामिल हैं। एंजाइमेटिक कार्य एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो शरीर में जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सुविधाजनक और नियंत्रित करते हैं। कई एंजाइमों को बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए विशिष्ट खनिजों की आवश्यकता होती है, जिन्हें सहकारक के रूप में जाना जाता है। आयरन हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक है। लाल रक्त कोशिकाओं में प्रोटीन जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसके अतिरिक्त यह ऊर्जा उत्पादन और डीएनए संश्लेषण के लिए एंजाइम प्रतिक्रियाओं में शामिल है। जिंक ऊर्जा उत्पादन में अपनी भूमिका के अलावा जिंक डीएनए संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण और प्रतिरक्षा कार्य में शामिल कई एंजाइमों के लिए एक सहकारक है। तांबा कई एंजाइमों के लिए आवश्यक तांबा लौह चयापचय, संयोजी ऊतक निर्माण और एंटीऑक्सीडेंट रक्षा में भूमिका निभाता है। सेलेनियम सेलेनोप्रोटीन का एक महत्वपूर्ण घटक सेलेनियम युक्त एंजाइम, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट कार्य होते हैं और थायराइड हार्मोन चयापचय को विनियमित करने में मदद करते हैं। खनिज आहार एवं कामियों से संबंधित विकार खनिजों की पूर्ति और विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ विशिष्ट खनिज और खनिज लवण से जुड़े कुछ विकार दिए गए हैं। कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया कम कैल्शियम के स्तर के मिश्रण में ऐंठन, सुन्नता और झुनझुनी संवेदनाएं हो सकती हैं। लगातार कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हृदय संबंधी विकार हो सकते हैं और आनुवंशिकता का खतरा बढ़ सकता है। हाइपोफोस्फेटेमिया कम प्रतिशत के स्तर से बच्चों में जोड़ों में कमजोरी, जोड़ों में दर्द और कमजोरी का विकास हो सकता है। मैग्नीशियम हाइपोमैग्नीसीमिया कम मैग्नीशियम के स्तर से संकुचन में ऐंठन, कंपकंपी, रक्तचाप, अटलता और कमजोरी हो सकती है। गंभीर कमी के कारण दौरे और हृदय संबंधी विकार हो सकते हैं। लोहा आयरन की कमी से आयरन की कमी हो सकती है। आयरन से लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में कमी हो सकती है, जिससे थकान, कमजोरी त्वचा और आयरन की कमी हो सकती है। जस्ता गिनबम की कमी, कॉम्बिनेशन का स्तर, प्रतिरक्षा कार्य समाप्त हो सकता है। घाव की घोषणा में देरी हो सकती है। बालों की कमी त्वचा की समस्या का कारण बन सकता है और बच्चों में वृद्धि और विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। तांबा वॉल्यूम की कमी, बैचलर से संबंधित संगति मसालों में असामान्यताएं और तंत्रिका संबंधी विकार हो सकते हैं। सेलेनियम की कमी, इसके परिणाम स्वरूप मिश्रण में कमी, बालों का टूटना और संक्रमण की संभावना बढ़ सकती है। थायराइड की कमी से होने वाला विकार आरोपित आयोडीन की कमी से होने वाला गंडमाला, बढ़ी हुई थायराइड ग्रंथि, हाइपोथायराइडिज्म और हार्मोन का नुकसान हो सकता है, विशेष रूप से गर्भावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान। पोटाशियम हाइपोकैलेमिया कम कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमजोरी, ऐंठन, रक्तचाप, दिल की दृष्टि और गंभीर मामलों में जीवन घातक अटलता का कारण बन सकता है। हाइपोनेट्रेमिया रक्तचाप का कम स्तर सिर दर्द, मतली, दौरे और गंभीर मामलों में सेरेब्रल एडिमा, मस्तिष्क में सूजन का कारण बन सकता है। क्रोमियम की कमी, हालांकि दुर्लभ क्रोमियम ग्लूकोज स्तर को विलंबित किया जा सकता है, जो प्रतिरोध और मधुमेह के रूप में योगदान दे सकता है। मैग्नीज की कमी, असामान्य लेकिन मैग्नीज स्तरों के खराब स्वास्थ्य, ग्लूकोज सहनशीलता और तंत्रिका संबंधी अणुओं का जन्म हो सकता है।